सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं आकांक्षा पारे जी द्वारा रचित कहानी लखी बाबुल मोरे। शाम फूल गई है, अब शायद बारिश न हो। मेरे आने के 2 घंटे बाद उनका यह पहला वाक्य था। उनके कहने पर मैंने अपनी किताब से आंखें उठाकर खिड़की से बाहर टिका दी। धूप का रंग पीला था। लग रहा था धूप ने यह पीलापन उनके बीमार मुंह से उधार मांग लिया है। मैंने असमंजस भरी आंखों से उन्हें देखा। हल्की आवाज में उन्होंने कहा, जब शाम ऐसी धुंधली पीली हो जाती है ना, तो उसे शाम फूलना कहते हैं। इसके बाद बारिश नहीं होती। यह बरसात खत्म होने का संकेत है। जरूर खेतों में कांस भी फूल गया होगा। कांस तो तुम्हें पता है ना, वह सफेद रंग का चमकीला सा जिसे तुम बचपन में सफेद झाड़ू कहा करती थी। बारिश के बाद यह खेत में खूब उगता है। तुम देखोगी ना तो पहचान जाओगी। जब ऐसी चमकीली सफेद फुनगियां आ जाती हैं तो किसान समझ जाते हैं कि बारिश अलविदा कह रही है। अलविदा। बहुत देर तक उन्होंने इस शब्द को खुद मुंह ही मुंह में चुभलाया, जैसे कोई बच्चा च्युइंगम चुभलाता है ताकि बाद में उसका गुब्बारा बना सके। वह खुद से ही बातें करने में लगी हुई थी, यह जाने बिना कि मैं उनकी सुन भी रही हूँ या बस ऐसे ही सिर हिला रही हूँ। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि कांस या शाम फूलने की तरह इंसान के पास भी ऐसा कोई साधन होना चाहिए जिससे वह जान सके कि उसका भी अलविदा कहने का वक्त आ गया है? उन्होंने मेरे चेहरे पर निगाह टिका दी। मैंने उन्हें ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हूँ, आपके हाथ में लगी यह ड्रिप की सिरिंज, बाह पर कसा ब्लड प्रेशर नापने का पट्टा, तमाम चिप्पियों से लैस आपकी छाती जो पल पल दिल की धड़कन का हाल कह रही है, मानना चाहें तो क्या यह अलविदा कहने के संकेत नहीं है? लेकिन मुझे पता था कि एक बीमार से, खासकर अस्पताल में, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती। पर वह भी हैं पूरी दुनियादार। तुरंत समझ गई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तपाक से बोली, वैसे तो अब मेरा जीवन मौत के पास रहन रखा हुआ है। हर दिन तक मौत चाहेगी, जीवन को उधार देती रहेगी। जिस दिन नहीं चाहेगी मैं आज़ाद हूँ। और तुम भी पर उन्होंने विशेष जोर दिया। आगे उन्होंने धीरे से जोड़ा, फिर तुम्हें हर रोज़ यहाँ आकर बैठना नहीं पड़ेगा। उसके बाद तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, जैसे चाहो रह सकती हो। शायद उन्होंने जानबूझकर नहीं बोला कि जिसके साथ चाहो रह सकती हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वह अक्सर उलाहना देती थीं कि मैं पिता की तरह जिद्दी हूँ और बिल्कुल उन पर गई हूँ। उनकी तरह हमेशा अपनी मर्जी का करना चाहती हूँ। मैं उन्हें कोई जवाब देती उससे पहले कमरे में उनके दाखिल होने की आहट हो गई। वह किसी को झिड़क रहे थे, शायद सफाई पर। मैंने उनकी दुबली कलाई थामी और जल्दी से उनका हाथ चूम लिया। आश्चर्य का एक नन्हा परिंदा उनकी आंखों में आया और जल्दी ही कहीं दुबक गया। मैं बाहर निकलती उससे पहले उनकी खुशबू में फिनाइल की गंध मिल गई और मैं अपने लहराते स्कर्ट को समेटती, पोंछा लगाने वालों से बचती हुई ऐसे काफूर हो गई जैसे यदि उनसे सामना हो जाएगा तो वह मुझे बोतल में बंद कर हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। उन दोनों से अबोले का यह 4था या 5वां महीना था। उन दोनों की मर्जी के विरुद्ध मैंने दूसरे शहर में नौकरी शुरू कर दी थी और अपने बचपन का शहर छोड़कर एक नए शहर में अनजान चेहरों से जूझ रही थी। उन्होंने मुझे फ़ोन पर अपनी बीमार पत्नी का हवाला दिया था। वह तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हैं। उनकी आवाज़ डूब गई थी। मुझे लगा यह मुझे वापस लौटने का बहाना होगा। फिर भी बैग में 4 कपड़े डालकर मैं चल ही दी। मैंने सोचा बस उन्हें देखूंगी और वापस लौट आऊंगी इस अनजान दुनिया में। आखिर अब तक मैं उस घर में अनजान की तरह ही तो रह रही थी। परिचितों के साथ अनजान बनकर रहने से तो अच्छा कि अपरिचितों के साथ हर दिन परिचय का युद्ध लड़ा जाए। लेकिन कुछ था सलवट वाले उस चेहरे में कि जब उन्होंने मुझे अस्पताल से घर लौटने को कहा तो मैंने एक बार भी ना नुकुर नहीं की। उनके हिसाब से फूली हुई शाम गहरी स्याही सी घर पर उतर रही थी। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़ गई थी। हर सामान करीने से रखा हुआ, धूल के कण जिन पर बैठने को तरस जाएं। पर्दे इतने साफ कि लगे कि यह रोशनी इन्हीं पर्दों से होकर घर में गुजर बसर करती है। तौलिए ऐसे कि मैं हाथ पहुंचने से पहले हर बार सोचती थी, वाकई मैंने हाथ ठीक से धो लिए हैं। सफाई और करीने से सामान रखने की इस खपत से
हॉस्टल में नमिता हमेशा कहा करती थी, तुम जिंदगी नहीं नियम जीती हो, कभी नियम तोड़कर बाहर निकलो, तुम्हारा कुछ खास नुकसान नहीं होगा। सच्ची, मैंने बचपन से ही यह नियम जीना सीख लिया था। इस घर में नियम ही जिए जाते थे, सदा से। कौन कैसे जिएगा यह बिल्कुल स्पष्ट था। सुबह की चाय ठीक 7 बजे, रात के खाने का पहला कौर मुंह में जाए और घड़ी 7:30 का डंका ना पीट रही हो तो समय खुद पर ही शर्मिंदा हो जाए। घर पहुंचकर मैंने फिर वही घुटन महसूस की थी। मेरा मन फिर कह रहा था कि मुझे अपने गहरे गुलाबी बैग में उन 4 जोड़ी कपड़ों को ठूंस कर यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। मैं यह सोच ही रही थी कि मेरी नज़र उस फोटो पर अटक गई जिसमें वह अपने दुबले हाथों में मेरी ट्रॉफी उठाए खड़ी थी। मैं बगल में उनकी कोहनी में हाथ डाले उन्हें देख रही थी। उस तस्वीर के अलावा मैंने उनकी ऐसी हंसी दोबारा कभी नहीं देखी। आखिर मैं उन्हीं के लिए तो यहाँ हूँ। वह एक बार ठीक हो जाए तो फिर मुझे यहाँ कौन रोक सकता है। मैंने वहाँ रह जाने के लिए खुद को दलील दी। मैं उनकी विशाल घड़ी के पेंडुलम में खुद को देख रही थी। न तन से वहाँ नहीं थी और न मेरा मन वहाँ जाने को तैयार था जहाँ वाकई में मैं जाना चाहती थी। मुझे आए 4 दिन हो गए थे। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा था। वह बीच बीच में आंखें खोल कर देखती थी। मुझसे नजरें मिलने के बाद वह इत्मीनान से आंखें बंद कर लेती थी। 4 दिन में वह जान गई थी कि मैं दिन चढ़ने पर आऊंगी और दिन जब अपने हिस्से की रोशनी खर्च कर देगा तभी मैं वहां से हिलूंगी। जब मैं उनके कमरे में गई तो एक डॉक्टर उनकी कलाई थामे अपनी कलाई पर नजरें गड़ाए खड़ा था। 2-3 ऐसे ही सफ़ेद कोट वालों ने उन्हें घेर रखा था। नारंगी कुर्ते वाली एक सांवली सी लड़की उसके बगल में फाइल थामे खड़ी थी। उसके बालों में खूब सारी लहरें समाई हुई थीं। उन लहरों को उसने बेपरवाह सा पीछे लाकर कांटे से रोक दिया था। मेरा मन किया धीरे से उस कांटे को निकाल दूं और लहरों का वह तटबंध खोल दूं ताकि इस नीरस वातावरण में रूमानियत भर जाए। लेकिन वह इस सब से बेखबर धीरे धीरे डॉक्टर के कहने पर पेंसिल से कुछ लिखती चली जा रही थी। डॉक्टर ने लगभग चहकते हुए कहा, मिसेस तिवारी, कल रात से आपका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है और पल्स रेट भी। मुझे लगता है अब आपको ज़्यादा दिनों तक हम लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बस ऐसे ही खुश रहिए और देखिए हम आपको खुद घर तक छोड़ने चलेंगे। डॉक्टर की आवाज़ ऐसी थी जैसे उस आवाज़ को किसी ने रेगमाल से घिस दिया हो, लेकिन उस खुरदुरी आवाज़ में आत्मीयता इतनी थी कि उसकी खरशती आवाज़ पर ध्यान सबसे बाद में गया। मैं उस वक्त उनका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन वह ऐसे घिरी थी कि उन्हें देखने के लिए मुझे उन लोगों को ठेल कर परे करना पड़ता और ज़बरदस्ती वहाँ अपनी जगह बनानी पड़ती। भीड़ छंटी तो उनकी निगाह मुझ पर गई। इस बार रोज़ के मुकाबले उनके होंठ ज़्यादा फैले। मैंने तो सोचा तुम कहकर वह रुक गईं और फिर मुस्कुरा दी। उनकी निगाह ने वाक्य पूरा किया, कल तो तुम अलविदा बोसा भी दे गई थी ना, तो मैंने सोचा। बदले में मैंने सिर्फ पलकें झपका दी। मैंने उनकी निगाह के आईने में ही खुद को देखा जो कह रही थी, अस्पताल वाले मुस्कुराने का बिल नहीं लेंगे तो दिल खोल कर मुस्कुरा लो। मैंने स्टूल पास खींचा और उस पर बैठ गई। आप कुछ खाएंगी? मैं फल लाई हूँ। 3 दिन में यह मेरा पहला वाक्य था। उन्होंने मुझे पास खींचा और मेरा माथा चूम लिया। मेरे सुनहरे बाल उनकी मुट्ठी में थे और गेहूं की बाली में तांबाई रंग घुले जैसे मेरे गाल लाल पड़ गए थे। मेरी नीली आंखें भीग गई थी, यह उन्होंने जान लिया था। वह भर्राए गले से बोली, हो सके तो यहीं रह जाओ मेरी खातिर। उनकी आवाज़ में एक प्रार्थना थी। मेरी आंखों से पानी के कतरे उनकी कलाई पर गिर पड़े। वह चौंक गई और पूरी ताकत लगाकर उठ बैठी। उन्होंने गौर भी नहीं किया कि इसकी वजह से उनके हाथ में लगी ड्रिप में खिंचाव आ जाएगा। वह दर्द से चिहुक उठी। मैंने घबरा कर देखा। हाथ खींचने से उनकी ड्रिप में हल्की लाली ऊपर उठ रही है। मैं उन्हें दोबारा लेटाती उसके पहले ही बालों में लहरों वाली वह लड़की आ गई। उसने अजीब निगाहों से मुझे देखा और बहुत ही सख्ती और रूखेपन से कहा, आप मरीज को आराम करने दें तो बेहतर होगा। वैसे भी अब ये ठीक हो रही हैं। जो वह कह नहीं पाई वह यह था कि अब रोने की ज़रूरत नहीं। अब वह कहीं और जाने के बजाय घर ही जाएंगी। मैंने गौर से लड़की को देखा। उसके चेहरे पर छोटे बड़े कई गड्ढों ने मिलकर तरह तरह की आकृति बना दी थी। उसके चेहरे में उसके बालों की मासूमियत का जरा भी अंश नहीं था। सभी के 2 चेहरे होते हैं ये तो मैं जानती थी, लेकिन लोग आगे और पीछे से भी अलग अलग दिखते हैं यह मुझे बस अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगा।
जिसकी पीठ इतनी मासूम हो, क्या उसका चेहरा इतना सख्त हो सकता है? वह लेट गईं, लेकिन मेरा हाथ अब भी उनके हाथ में था। लड़की जैसे ही पलटी, उन्होंने अपना हाथ मेरी गिरफ्त से छुड़ाया और तर्जनी को कनपटी पर लगाकर चाबी घुमाने के अंदाज में उंगली घुमा दी। हंसी का एक बुलबुला कमरे में तैरा और लड़की पलट गई। हम दोनों हंस रहे थे, पता नहीं कितने दिनों बाद। वह कम ही हंसती थी, मुझे पता ही नहीं था कि वह इतनी जिंदा दिल हैं। अगली सुबह मैं इतने तड़के उनके पास थी कि उन्होंने मुझे हैरत से देखा और बिना लाग लपेट कर बोल पड़ी, तुम तो देर तक सोती हो। तिवारी खानदान की शायद मैं पहली सदस्य थी जिसे सूर्योदय के बाद भी बिस्तर नसीब होता था। मैं कुछ बोलने के बजाय बस इतना ही कह पाई, आज ये लोग आपको छुट्टी दे रहे हैं। मैं अपना वाक्य पूरा करती इससे पहले खरजती आवाज़ ने सूचना दी कि उनका बिल बन रहा है, वह अपने जाने की तैयारी करें। उसने एक बार फिर उनकी कलाई थामी और अपनी कलाई में बंधे समय पर नज़रें टिका दी। वह निकलता उसके पहले उसकी निगाह मुझसे टकराई और बहुत अनौपचारिक ढंग से उसने पूछ लिया, यह कौन है आपकी? बड़ी सेवा करती हैं। मेरी निगाहें उनके चेहरे पर जम गई। उनकी धड़कनें नापने के लिए लगा ईसीजी क्लिप यदि मेरे सीने में लगा होता तो पता चलता कि मेरी धड़कनें आसमान छू रही थी। उन्होंने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा, पोती है मेरे बड़े बेटे की बेटी। धक से मेरी धड़कनें धराशायी हो गईं। मुझे समझ ही नहीं आया क्या कहूँ। यह एकदम विदेशी लगती हैं। वह उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हुए सामान्य ढंग से बोला, हाँ, इसकी माँ रशियन थी। मुझे लगा पसीने से भीगे मेरे तलवे और हथेलियाँ सुन्न पड़ गए हैं। जिस सच को मैं यहाँ वहाँ से सुनती आई थी उसे आज पहली बार उनके मुंह से सुन रही थी। सुनी सुनाई में मुझे इतना तो पता था कि मेरे पिता ने उनके पिता की मर्जी के खिलाफ विदेशी लड़की से शादी कर ली थी और मुझे जन्म देने के कुछ घंटों में ही वह चल बसी। लेकिन यह बातें सिर्फ हवा में तैरती थी, कभी ठोस जमीन पर आई ही नहीं कि मैं पूछ पाती। उनके पति, जिन्हें कायदे से मुझे दादाजी कहना चाहिए था, उन्होंने एक निश्चित दूरी हमेशा मुझसे रखी। मेरे सुनहरे बाल, नीली आंखें गवाह थीं कि दिखने में तो मैं माँ पर गई हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई काम करती तो अक्सर उनका बुदबुदाना सुनती थी, बाप पर गई है। लेकिन जिस पिता पर मैं गई थी वह मुझे इन दोनों बुजुर्गों के हवाले कर पता नहीं कहाँ चल दिए थे। मेरी माँ विदेशी थी, सार्वजनिक रूप से यह पहली स्वीकारोक्ति थी। अच्छा, डॉक्टर ने अपनी एक भौं को ऊपर किया और गौर से एक बार फिर मुझे देखा। मैं उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि उनके पति हाथ में बिल लिए चले आए। वह तुरंत ऐसे चुप लगा गई जैसे सुबह से उन्होंने एक भी शब्द ना बोला हो। मैं उनसे कहने आई थी कि अब आप ठीक हो गई हैं, इसलिए मैं दोबारा हॉस्टल जा रही हूँ, लेकिन मैंने खुद को फिर उसी करीने से सजे घर में पाया। माँ को ढूंढा नहीं जा सकता था, लेकिन मेरे कई बार पूछने पर भी उन्होंने पिता के बारे में कभी कोई जवाब नहीं दिया था। क्या मुझे रोके रखने के लिए उन्होंने डॉक्टर को यह बात मेरे सामने बताई थी? वह अस्पताल से लौटी थीं और उन्हें आराम करने की हिदायत दी गई थी। यह जानने के बावजूद मैं उनके कमरे में पहुंच गई, यह चिंता किए बगैर कि वह कुछ घंटे पहले ही मौत के पास गिरवी रखी अपनी जिंदगी को छुड़ा कर आई हैं। मैंने सवाल उछाल दिया, पापा कहाँ रहते हैं? मुझे लगा मैंने चेहरे को कुछ ज़्यादा ही सख्त बना लिया है। उन्होंने बहुत शांति से मेरे चेहरे को देखा और हाथ से इशारा कर पलंग पर बैठने को कहा। जितने बेतुके ढंग से मैंने पूछा था उतने ही शालीन तरीके से उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ के देहांत के बाद हम तुम दोनों को लेने रूस गए थे। बहुत मुश्किल से मनाकर हम उसे यहाँ ला पाए थे। सोचा था उसकी दूसरी शादी कर देंगे। जब तुम्हारे दादा ने उस पर दूसरी शादी का बहुत दबाव बनाया तो वह बिना बताए लंदन चला गया और अपनी निशानी के तौर पर तुम्हारे अलावा सिर्फ एक पुर्जा छोड़ गया जिस पर लिखा था, प्यार एक बार होता है और अपने हिस्से का प्यार मुझे मिल चुका है। मैं बाकी ज़िंदगी उन्हीं यादों के सहारे काटूंगा। हमने उसे बहुत खोजा। साल भर बाद हमें उसकी चिट्ठी मिली जिसमें उसने बताया था कि वह लंदन में आगे की पढ़ाई कर रहा है और अब वहीं रहेगा। तुम्हारे दादा फौरन लंदन उससे मिलने गए, लेकिन उसने वापस आने से इनकार कर दिया। बाद में उसने तुम्हें लंदन भेजने के लिए बहुत दबाव बनाया, लेकिन तुम्हारे दादा ने तुम्हें सौंपने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उसके ना तो खत आए, न उसने हमारे खतों का जवाब दिया। आप झूठ बोल रही हैं। मैं आक्रामक हो गई।
उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह तुम्हारी नाइंसाफ़ी है, वह खांसते हुए सिर्फ इतना ही बोल सकी। आपका बेटा चला गया और आपने परवाह नहीं की। परवाह तो उसने नहीं की, वह भी जिरह पर उतर आई थी। कुछ तो आप लोगों ने भी किया होगा ना? मैंने उन पर एक आरोप जोड़ दिया। हाँ, हमने किया था, खूब प्यार किया था उसे, उसकी हर जिद मानी। उसके पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उसने डॉक्टरी पढ़ने की ठानी। चूंकि उसके दोस्त रूस जा रहे थे तो वह भी उनके साथ रूस चला गया। हमने उसे वहाँ जाने दिया। हम चाहते थे कि वह डॉक्टरी पढ़कर भारत लौट आए। उसने वहीं बसने का फैसला ले लिया। वह जानता था कि उसके पिता सख्त हैं। जब वह दूसरी जाति की बहू स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे तो विदेशी बहू की सोचना भी गलत था। वह सख्ती करते थे और वह विद्रोह करता था। उनके इस खेल में सिर्फ मैं और तुम ही पिसी हो। यह बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि तुम्हारे दादाजी हर हफ्ते उसके कॉलेज फ़ोन करते और उसकी आवाज़ सुनते, लेकिन वह इतना निष्ठुर हो गया कि अपनी माँ की याद भी उसे नहीं आती। वह हाँफने लगी थी। उनकी आंखों के डोरे लाल हो गए थे। मैंने उन्हें लिटाया और पानी पिलाने लगी। मैं कुछ देर उनके पास बैठी रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली आई। पहले इसी बात पर बहस कर मैं घर छोड़कर हॉस्टल चली गई थी, लेकिन इस बार मेरा मन ऐसा कुछ भी करने को नहीं हुआ। उनके शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। इस खेल में सिर्फ मैं और तुम ही पिसी हो। मैं दोबारा उनके कमरे में गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तकिए पर लेटी हाथ में एक पुराना एल्बम लिए पलटा रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने एल्बम बंद कर आंसू पोंछ लिए। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने उनसे कहा। कितने? जितने में लंदन का टिकट आ जाए। उन्होंने सपाट निगाह से मेरा चेहरा देखा। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। इसके लिए तुम्हारे दादा से कहना होगा। तो उनसे कहिए अभी। मैंने ऐसे जिद की जैसे लंदन का टिकट एक चॉकलेट हो। वे दोनों मुझे बाहर तक छोड़ने आए थे। मैंने उनसे कहा, मैं आपको बिना बताए भी जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि 20 साल बाद दोबारा आपको एक पुर्जे से पता चले कि घर का एक सदस्य कम हो गया है। इस बार मैं उन्हें लेकर ही लौटूंगी। मैंने देखा, एक चेहरे पर आश्वस्ति और दूसरे पर अविश्वास था। मैंने टैक्सी की खिड़की से चेहरा निकालकर हाथ हिलाया। तुम्हें यकीन है ऐसा होगा? उन्होंने कांपती आवाज़ में मेरे हाथ पकड़ लिए। ये ज़रूर कर पाएगी, बहुत जिद्दी है। मैं तो शुरू से कहता हूँ, बिल्कुल बाप पर गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।